given that EH2O H2, यहाँ H2O के बदले तुम H प्लस भी ले सकते हो, ठीक है। गिवन H2O या H प्लस H2 इक्वल टू 0, तुम भेजे थे क्या, एट 298 केल्विन the pressure of H2 gas would be, the pressure of H2 gas would be, ऑप्शन में है 10⁻⁷ atm, सेकेंड ऑप्शन है 10⁻14 atm, थर्ड ऑप्शन है 10⁻10 atm और फोर्थ ऑप्शन है 10⁻12 atm। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं और कुछ यूनिक क्वेश्चन बताता हूं कैसे बनेगा। जल्दी से बनाओ, पहले रिएक्शन लिखो। सेल का वोल्टेज 0 वोल्ट है, देखो कैसे बनेगा। पहले हम रिएक्शन लिख देंगे, ये H2O लिखो या H प्लस लिखो, बनेगा H2, तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म H2। ये जो बनेगा वो गैसियस फेज में रहेगा और ये एक्वस फेज में रहेगा। अब इसके लिए हमें नॉस्ट इक्वेशन लिखना है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में वोल्टेज क्या है, 0। ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल, अच्छा ये तो ए भी सेल 0 दे दिया, लॉग सॉरी प्लस क्या होता है 0.592 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। यहां प्रोडक्ट के टर्म में H2 है और रिएक्टेंट के टर्म में H प्लस है। ठीक है, सेल का वोल्टेज 0, स्टैंडर्ड में भी 0 रहेगा। आगे कैलकुलेट करो, वैल्यू पुट करो। अब यहां पर हम जो वैल्यू पुट करेंगे ये एटीएम में पुट करेंगे और यहां पर जो वैल्यू होगा H प्लस का, ये H प्लस वाटर के द्वारा दिया गया है और वाटर के द्वारा H प्लस कितना होता है 10⁻⁷ मोलर, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। तो यहां पर 10⁻⁷ पुट करेंगे। तुम बोलोगे सर एक तरफ कंसंट्रेशन एक तरफ एटीएम, हाँ दोनों हम पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू पुट करो, आ रहा आंसर है, दिखाओ कहां बनाए। किसका क्वेश्चन है, अवस्थी का? तो यहां पर ये भी वैल्यू 0 है और ये भी वैल्यू 0 है, ध्यान देना, ये स्टैंडर्ड में नहीं दिया है, सारे वैल्यू 0 है। क्या हो जाएगा ये 0 इक्वल टू 0.0592 अपॉन n का वैल्यू 2 लेंगे, लॉग H2 का हमें प्रेशर चाहिए तो ऊपर प्रेशर ही पुट कर सकते हो, नीचे कंसंट्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहां प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, H प्लस का हम कंसंट्रेशन लेंगे 10⁻⁷,
तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्या बनेगा 10⁻⁻14 हो जाएगा। ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 है ना, तो ये 0 इक्वल टू क्या हो गया, लॉग H2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 10⁻⁻14। अब ये इसके पावर में जाएगा, लॉग का मतलब नहीं होता है ना, ये इसके पावर में जाएगा तो ये आएगा, इसके 10 के पावर में जाएगा तो ये आएगा H2 अपॉन 10⁻⁻14 इक्वल टू 10⁻0। ये इसके पावर में जाएगा तो ये आएगा, ये 1 हो गया, तो ये H2 का कंसंट्रेशन हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻14, 1 इंटू 10⁻⁻14 हो जाएगा। आंसर आ रहा है ना। तो अगर कभी भी प्रेशर पूछे तो ये वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। अब ध्यान दो, ऊपर प्रेशर पुट किया हमने, नीचे कंसंट्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आता है। अब यहां पर कभी कभी लिख लेना, ये बन गया ना। अब ध्यान देना आगे, कभी कभी क्या होता है, तुम्हें इसका कंसंट्रेशन नहीं देगा, मतलब प्रेशर नहीं, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन नहीं देगा। तो मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, जब क्वेश्चन आया तो बनाना। जैसे अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। यानी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का नहीं दिया है, लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप से तुम्हें देगा, वो क्वेश्चंस में बोल के देगा कि जैसे मान लो AgCl का रिएक्शन हो रहा है या KCl का रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पर तुम्हें KSP दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, KSP। जैसे अभी तक हम कंसंट्रेशन डायरेक्ट लिख दे रहे थे, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का, ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का हम कंसंट्रेशन लिखते थे। अब कई कई क्वेश्चन में लिखता नहीं है, वो लिखता है KSP इतना, जैसे AgCl का है, अब Ag प्लस का लेना है। अब मान लो हमें KSP दिया हुआ है AgCl का, AgCl का कुछ KSP यहां दिया हुआ है, और हमें यहां पर ऐसा हुआ है कि यहां पर Ag प्लस का कंसंट्रेशन पुट करना है, और हमें डायरेक्टली कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है। तो उस केस में हम KSP से क्या निकालेंगे, कितना Ag प्लस मैक्सिमम सोल्यूबल है सेचुरेटेड कंडीशन में, ठीक है। तो उस समय अगर इसके लिए तुम याद होगा AgCl का KSP लिखना Ag प्लस और ये Cl माइनस, तो ये X मैक्सिमम डिजोल्व है, ये X मैक्सिमम डिजोल्व है, तो यहाँ KSP क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर या एस स्क्वायर, एस बोले तो सोल्यूबिलिटी, तो तुम KSP इक्वल टू लिख सकते हो एस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, जो कि एस बताता है सोल्यूबिलिटी, यानी ये कितना मैक्सिमम डिजोल्व है। तो यहां से एस का, एक्स का वैल्यू या एस का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। क्या समझ में आया, KSP दिया जाएगा तो हम यहां से, मतलब अगर ऐसा कुछ है तो हम रूट अंडर या कुछ भी, यानी यहां सोल्यूबिलिटी का वैल्यू तुम पुट करोगे, तो सोल्यूबिलिटी ही उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा जो डिजोल्व होगा उस सेचुरेटेड सॉल्यूशन में। क्लियर, क्वेश्चन आया तो बना लोगे ना, लिख लो यहां पे कि कंसंट्रेशन व्हेन इन द नेक्स्ट इक्वेशन, in the next equation, in the next equation, if KSP is given, in the next equation, if KSP is given, then we put the value of concentration, then we put the value of concentration, then we put the value of concentration in the term of solubility, then we put value of concentration in the term of solubility। तो उस समय आप solubility के वैल्यू को पुट करोगे।
ठीक है, तो प्रेशर दिया रहेगा तो प्रेशर पुट करेंगे, कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो कंसंट्रेशन पुट करेंगे, और अगर केएसपी दिया रहेगा तो वहां से सोल्युबिलिटी निकाल के तब पुट करेंगे, तब हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में दिया है 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म H2 प्लस 2OH माइनस, और इसका ई नॉट दिया गया है -0.8277 वोल्ट। ठीक है, अब हमसे बोला है फाइंड ई नॉट फॉर 2H2O, या तो H प्लस लिखो या H3O प्लस लिखो, बात देखिए, या ऐसा लिखा रहेगा या 2H2O फॉर्म H3O प्लस, क्योंकि वाटर H प्लस पानी में जाने के बाद H3O प्लस बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। इसके लिए हमें वैल्यू निकालना है। एक रिएक्शन दिया गया है और एक रिएक्शन, इसके लिए हमें स्टैंडर्ड, इसमें तो नॉट इक्वेशन लगाएंगे नहीं, स्टैंडर्ड पूछ रहा है। इस रिएक्शन के लिए हमें ई नॉट दिया गया है और इस रिएक्शन के लिए हमें ई नॉट निकालना है। तो निकालो, या इस रिएक्शन के दोनों एक ही है, H प्लस के बदले हाइड्रोनियम आयन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन के बदले हमें निकालना है। क्या आएगा? क्योंकि मैं तुम लोग से पढ़ा दिया, क्वेश्चंस नहीं करवाया हूं, तो क्वेश्चंस करवाएंगे तब फंसोगे ना। अब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन, थोड़ा यूनिक यूनिक क्वेश्चन, आसान आसान तो बन जाएगा, बेसिक लेवल का, लेवल 1 लेवल 2 तो आसानी से बन जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे दिमाग लगाओगे? चलो, कितना आएगा आंसर? किसी का नहीं आया। अब ध्यान दो, मैं बता रहा हूं कैसे बनाओगे। इस रिएक्शन का हमें ई नॉट दे रखा है और इसका पूछा है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में टारगेट होना चाहिए कि रिएक्शन आएगा कैसे। ये रिएक्शन अलग है, ये रिएक्शन अलग है, यहाँ H2 दिख रहा है, यहाँ H प्लस दिख रहा है, यहाँ 2H दिख रहा है, यहाँ OH दिख रहा है, तो रिएक्शन ही चेंज कर रही है। और हमसे पूछा है कि इसका सेल का वोल्टेज बताओ। इसमें एक चीज तो स्पष्ट है कि हम नॉस्ट इक्वेशन नहीं लगाने वाले, लेकिन ये है कि इस रिएक्शन में दिया गया इसका ये रिएक्शन हम लाएंगे कैसे? हमारा टारगेट ये रहेगा कि इस रिएक्शन को हम लाएंगे कैसे। देखो कैसे लाएंगे। हमने ये रिएक्शन दे रखा हमारा 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब रिएक्शन हमारा दे रखा होगा, 2OH माइनस। अब एक चीज हमारे दिमाग में चल रहा है कि यहाँ H प्लस है, यानी इधर H प्लस आना चाहिए। इसके लिए हमें जो पूछ रहा है, इसके लिए हमें H प्लस आना चाहिए, तो लाने के लिए कहीं ना कहीं इधर H प्लस को लाना पड़ेगा। और अभी अभी हम हाइड्रोजन कल SHE के बारे में हमने टीच किया, इससे पहले तो मैं सब नहीं बताया था मैंने, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं टीच किया था। तो कल हमने SHE के बारे में टीच किया था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, और वहां जो रिएक्शन अगर ये गेन किया है तो यहाँ 2H प्लस यहां लॉस करवा दो, H2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा? 2H प्लस। ये कल हमने रिएक्शन देखा था ना SHE में। अब यहां पर इसका क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है।
ठीक है, अगर हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, H2 से H2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, H2O, क्या बचा 2H प्लस और प्लस 2OH माइनस, ये बच गया। हमारे को इसी के लिए पूछ रहा है ना। अच्छा एक चीज यहां पर H2O हटाना पड़ेगा, यहाँ 2H2O मत लिखो, वाटर लिखो। हमारे को अब 2 से डिवाइड कर दो, सब में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, तो यहां से हो जाएगा क्या, H2O H प्लस प्लस OH माइनस, इसके लिए पूछा है। ठीक है, अब इसके लिए पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, -0.8027, और इसके लिए वैल्यू क्या होता है, सेल का वोल्टेज क्या होता है, इसके लिए वोल्टेज 0 होता है ना, नहीं होता है। अब क्या करोगे, ऐड कर देंगे दोनों को ऐड कर देंगे ना। क्यों ऐड करेंगे, ये वैल्यू किसका है, SRP का, और ये किसका वैल्यू है, SOP का। तो ये कैथोड माइनस एनोड, ऐसे -0 तो तुम लिखोगे नहीं ना, तो कैथोड मतलब इसका वैल्यू पुट करेंगे माइनस एनोड का वैल्यू, ये कैथोड है और ये एनोड है, दिस वन विल बी कैथोड और दिस वन विल बी एनोड। ये कैथोड का वैल्यू दिया गया है और ये एनोड का वैल्यू है, तो -0 तो हम लिखने से रहे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसके लिए, -0.8027। अब क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा कि सर माइनस आ गया तो रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन हमसे वोल्टेज पूछा है तो हम माइनस में आंसर देंगे, -0.802227, और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये क्वेश्चन IIT जेई का है, ये जेई में आ चुका है। बात क्लियर है, तो टारगेट क्या है हमारा, इस रिएक्शन को लाने के लिए हम एक और रिएक्शन हमने लिखा, यानी जो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने जो कल टीच किया था उसको हमने यूज किया है, जिसका वोल्टेज 0 होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लिख लिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अच्छा एक चीज और यहां पर है कि 2 2 2 था, यहां हमने 2 से डिवाइड किया, तो E0 के वैल्यू को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब इस सस्पेंशन को दूर करने के लिए तुम्हें, हालांकि थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है लेकिन मैं यहां पर बता दे रहा हूं, और ऑलरेडी जिसको फिजिकल पढ़ाया था वो ऑलरेडी बताया हुआ है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में, तो ध्यान से समझना थोड़ा सा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बारे में। हालांकि ये थर्मोडाइनमिक्स के टर्म, लेकिन ये नहीं कि थर्मोडाइनमिक्स में ही पढ़ेंगे हम। दो यहां पर ध्यान से समझना सारे, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाएंगे उसका यूज करेंगे हम। दो प्रॉपर्टी होता है, एक इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव, और एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। अब जैसे ऐसे मान लो कि इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है और इस दीवार को हटा दिया जाए और उस दीवार को मिला दिया जाए दूसरे रूम को, तो टेम्परेचर 50 डिग्री नहीं हो जाएगा ना, कितना रहेगा, 25 ही रहेगा। तो कोई चीज ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है ना, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव। जैसे टेम्परेचर, अब जैसे मान लो तुम 1 लीटर वाटर लो या 50 लीटर वाटर लो, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला, कितना भी अमाउंट ले लो कोई फर्क पड़ेगा क्या,
नहीं, डेंसिटी तुम 1 लीटर लो या 50 लीटर लो, वाटर का डेंसिटी चेंज होगा क्या? नहीं। तो जो मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, अब ऐसा थोड़ा है कि अगर 1 लीटर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो 2 लीटर का 200 हो जाएगा, नहीं ना, इसको हम ऐड नहीं कर पाते हैं चाहे कितना भी चेंज हो जाए। डेंसिटी, रेजिस्टेंस, अब मान लो कि कॉपर का वायर है, अगर उसमें रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस ऐड होता है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 मीटर लॉन्ग वायर के लिए कितना उसका रेजिस्टेंस है, तो वो चाहे कॉपर कितना भी ले लो, 1 मीटर के लिए डिफाइन है। तो स्पेसिफिक जितना वर्ड आएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये जितना भी टर्म आएगा वो सब इंटेंसिव में आएगा, ठीक है। अब ऐसे समझो कि मास, तुम लोग कंसंट्रेशन में 2 सॉल्यूशन को मिला देते तो मोल को ऐड करते थे कि नहीं करते थे? तो मोल को हम ऐड करते हैं, तो मोल इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। 2 कंसंट्रेशन को मिला देते तो वॉल्यूम ऐड करते थे कि नहीं करते थे? तो वॉल्यूम इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर 2 कंटेनर में दिया गया कंसंट्रेशन, इसका 2 मोलर है, इसका 3 मोलर, तुम डायरेक्ट बोलते थे 5 मोलर है? नहीं बोलते थे, नहीं बोलते थे ना। यहां पर मान लो इसका एक सॉल्यूशन है, इसका 2 मोलर कंसंट्रेशन है और 1 लीटर वॉल्यूम है, और यहां पर कंसंट्रेशन जो है वो 3 लीटर है और वॉल्यूम 2 लीटर है। यहां पे दोनों को ऐड कर दिया गया, और यहां जब पूछा जाता था कि फाइनल में इसका मोलारिटी क्या होगा, तो तुम तो डायरेक्ट ऐड नहीं करते थे 3 और 2 5, लेकिन ये जरूर बोलते थे कि यहां वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा, बोलते थे ना। लेकिन यहां पर मोलारिटी डायरेक्ट ऐड नहीं करते थे तुम। क्यों नहीं मोलारिटी डायरेक्ट ऐड करते थे? मोलारिटी डायरेक्ट क्यों नहीं ऐड कर पाते थे? मोलारिटी डायरेक्ट ऐड इसलिए नहीं कर पाते थे कि मोलारिटी जो है ना वो पर लीटर के लिए डिफाइन होता है, मोल पर लीटर, और वो कौन सा प्रॉपर्टीज हो जाएगा? इंटेंसिव होता है, वो हो जाएगा इंटेंसिव। तो इसलिए अब मोल, पहले तो मोल निकालते थे M1V1, तो मोल कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया? तो फाइनल मोलारिटी निकालने के लिए तुम क्या करते थे? M1V1 मोल निकालते थे प्लस M2V2 मोल को ऐड किए थे तुम, और वॉल्यूम से डिवाइड करते थे। तो अगर कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को निकालना है तो पहले हम उसको एक्सटेंसिव में बदलते हैं और फिर एक्सटेंसिव से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इंटेंसिव जो होता है वो डायरेक्ट ऐड नहीं होता है, और नहीं तो सब्ट्रैक्ट होता है, नहीं तो उसको कोई चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इंटेंसिव है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए अभी जो रिएक्शन में 2 से हमने डिवाइड किया था, ई नॉट सेल पे इफेक्ट नहीं पड़ा था, उस बात पर हम आते हैं। पहले समझो कि कोई टर्म अगर इंटेंसिव है और उसको हमें निकालना है, तो निकालने के लिए हमें पहले एक्सटेंसिव में बदलना पड़ता है। देखो ये एक्सटेंसिव है और ये एक्सटेंसिव है, इसको बदलने के लिए हम पहले एक्सटेंसिव बदलते हैं, दोनों एक्सटेंसिव है, तब हमारे इंटेंसिव का वैल्यू आता है। यानी इंटेंसिव जब निकालना होता है हम एक्सटेंसिव में बदल के तब इंटेंसिव में लाते हैं। इसीलिए मोलारिटी जो है ऐसे करके हम निकालते हैं, डायरेक्ट हम ऐड नहीं करते थे, देखो डायरेक्ट ऐड नहीं होता है। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन, वो सब मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, सब के सब क्या है? इंटेंसिव, हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते। लेकिन मोल, वॉल्यूम, ये सब है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आते हैं अपने सेल पे। जो सेल का वोल्टेज होता है, ई नॉट सेल बोलो या सेल का वोल्टेज, वो वोल्टेज इंटेंसिव होता है, हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं।
तो तुम बोलोगे सर आप तो ई नॉट कैथोड, ई नॉट सेल निकालने के लिए ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड को तो आपने ऐड किया था, हम ऐड किए थे। एक्चुअली वो ऐड हो जाता है, कैसे ऐड होता है वो मैं बताता हूं। तो कहने का मतलब है ई नॉट सेल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तुम रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो वो वैल्यू इस सेल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी अभी देखोगे तुम 2 से डिवाइड हमने किया था, लेकिन सेल के वोल्टेज में हमने डिवाइड नहीं किया था। केवल एक जगह इस सेल पे इफेक्ट पड़ेगा, उसको रिवर्स करोगे तो। क्यों? क्योंकि एसओपी से क्या बन जाता है, एसआरपी बन जाता है। बाकी तुम डिवाइड करोगे, उसको करोगे तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिर हम डायरेक्ट ई सेल निकालते समय हम कैथोड प्लस एनोड क्यों कर रहे थे? हम तो ऐड कर रहे हैं, जबकि मोलारिटी की तरह हम अगर सोचे तो ऐड नहीं करना चाहिए था इसको। तो वो एक्चुअली ऐड हम नहीं करते हैं, वो ऐड डायरेक्टली हो जाता है। देखो कैसे हो जाएगा वो। उसमें हमने कल टर्म पढ़ाया था डेल्टा जी, यानी फ्री गिव्स एनर्जी। फ्री गिव्स एनर्जी जो होता है वो एक्सटेंसिव होता है। फ्री गिव्स एनर्जी जो होता है एक्सटेंसिव होता है, ये ध्यान में रखना कि ये एक्सटेंसिव होगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में बताया जाएगा और, लेकिन ये चीजें नहीं बताया कि कहां से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्यों नहीं ऐड किया जा रहा है। तो डेल्टा जी नॉट एक्सटेंसिव होता है। अब देखो यहां पर हम कैसे उस वैल्यू को ऐड करते हैं। तो मैं तुम्हें डायनियल सेल वाला एक रिएक्शन लिख रहा हूं। डायनियल सेल में कैथोड और एनोड पे, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता था? कॉपर का क्या होता था? रिडक्शन। तो कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन क्या बन गया था? कॉपर। इसका मान लेते हैं वोल्टेज जो है ई नॉट सेल का एक्स दिया हुआ है, एक्स वोल्ट। ठीक है, और यहां दिया हुआ है जीन। जीन का क्या होता था? ऑक्सीडेशन। और इसका बन गया ये Zn+2। अब इसका ई नॉट सेल दिया हुआ है, क्या इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो -y लिख देते हैं। ये मान के चलना है कि ये एसआरपी वैल्यू है, ये एसआरपी वैल्यू है। तुम्हें अगर मान लो यहां पर हमने लिख दिया, अगर नहीं लिखा होता तो ये ऑक्सीडेशन का वैल्यू है, यहां पर माइनस लगा दो, यहां प्लस लगा। ये रिडक्शन है ना, तो इस पे माइनस, इस पे लगा दो माइनस। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एसआरपी वैल्यू हमने ले लिया। अगर डायरेक्ट लिख के देता तो ये एसओपी वैल्यू होता, मैं लिख के दिया हूं एसआरपी वैल्यू है। अब हमें ये सेल का नहीं है, ये इस रिएक्शन का है। किसका? कॉपर से क्या बना? कॉपर। और ये किसका बना? Zn+2 से क्या बना? Zn। अब ये मत सोचना कि यहाँ तो रिएक्शन अलग लिखा हुआ है, ये एसआरपी का वैल्यू मैं दिया हूं। ठीक है, यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, नहीं तो यही वाला रिएक्शन के लिए लिखना चाहते हो तो यहां पर लिख सकते हो Zn से बना Zn+2, तो यहां पर वैल्यू प्लस लेना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख के दे रहा हूं, या चलो यहां पर इसी के लिए दे रहा हूं, प्लस ही लिख दो। ये ऑक्सीडेशन, यहां एसआरपी हटा दो, इंडिकेशन में दिया हुआ। ये ऑक्सीडेशन का वैल्यू है और ये रिडक्शन का वैल्यू है। ये एसओपी का वैल्यू है और ये वैल्यू है एसआरपी का। ठीक है, अब मैं इस रिएक्शन के लिए बोलता था कि तुम ई नॉट सेल निकालो, तो कैसे निकालते थे? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। माइनस लगाते समय दोनों का वैल्यू क्या पुट करते थे? एसआरपी का। इसका वैल्यू किसका है? कैथोड का। कैथोड का वैल्यू कितना है? -y है ना, कैथोड यही है ना। यहां पर वैल्यू क्या पुट करते थे? x। और ये किसका वैल्यू है? एनोड का। तो यहां वैल्यू क्या पुट करेंगे? अगर हमें यहां पर ऐसे लेना होता, अगर ये एसआरपी में या एसओपी में, तो क्या लिखते? ऐसा ही लिखते ना, नहीं लिखते। अब ये डायरेक्ट तुम ऐड कैसे कर दिए? ये तो ऐड होता नहीं है, तो देखो कैसे ऐड होता है। अब इस फॉर्मूले को देखो कैसे आता है। तो पहले ये जो ई नॉट सेल होता है, ये इंटेंसिव को हम एक्सटेंसिव में बदलते हैं। कैसे?
तो इसके लिए हम डेल्टा जी निकालते हैं। इसके लिए डेल्टा जी नॉट हो जाएगा -n एफ ई नॉट। ई नॉट इसके लिए, ये रिएक्शन नंबर 1 के लिए मैं बोल दे रहा हूं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -n का वैल्यू क्या होगा 2 एफ, और इसके लिए सेल का वोल्टेज क्या है x। अब इसके लिए तुम निकालोगे डेल्टा जी, ये सेकेंड रिएक्शन के लिए निकालोगे। तो हम इसको इंटेंसिव को किसमें बदल दिए, एक्सटेंसिव में। -n एफ ई सेल, मतलब इस रिएक्शन के लिए तो -2 इंटू एफ इंटू वाई। ये एसओपी वैल्यू है, एसओपी में रहने दो, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि सेल का वोल्टेज निकालो। तो सेल के लिए पहले हम इस रिएक्शन को ऐड करेंगे, क्योंकि ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन का वैल्यू है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का वैल्यू है। अब सेल का वैल्यू हो जाएगा कॉपर +2 प्लस जिंक फॉर्म कॉपर प्लस जिंक, ये होगा। अब यहां पर इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा जी लिखेंगे, यानी डेल्टा जी अब 3 लिखेंगे। अब यहां जो डेल्टा जी 3 लिखेंगे उसमें जो एम का वैल्यू लेंगे, ये सेल का आ गया, जो यहां कैंसिल आउट होगा वहीं एन का वैल्यू लिया जाएगा -2 एफ, और इस सेल का वोल्टेज हमें निकालना है। इस सेल का वोल्टेज हमें नहीं मालूम। अब ये क्या होता है, दो रिएक्शन को ऐड करने के बाद ये आ रहा है, इसका मतलब इसका डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 किसके बराबर आएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G02, क्योंकि ये रिएक्शन इस दोनों को ऐड करने के बाद आता है और हम एक्सटेंसिव को ऐड कर सकते हैं। तो इसका डेल्टा जी, इसका डेल्टा जी ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया ये। अब यहां पर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, -n एफ ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस, इसका वैल्यू हो गया, यहां 2 लगा दो, 2 -2 एफ एक्स और -2 एफ वाई। तो 2f से 2f पूरा कैंसिल हो गया, माइनस से सब माइनस कैंसिल हो गया। ई नॉट सेल क्या आया, x प्लस वाई। क्या वही आ गया कि नहीं आ गया, क्या आ गया, कैथोड प्लस एनोड। अगर ये एसआरपी में है और ये एसओपी में है तो कैथोड प्लस एनोड आ गया। दिस वन विल बी ई नॉट ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑफ एनोड। तो इनडायरेक्टली रूप से इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया जाता है। अब तुम समझोगे इसका हमें यूज क्या है, डायरेक्टली लिखते चले तो यूज है इसका। अब तुमसे क्वेश्चन में घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, तो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट बनाए जाते हैं कि तुम उसके लिए प्रेशराइज हो जाओगे कि इसी तरह से निकालना ही पड़ेगा। तो तुम सोचेगा सर ये तो कैथोड प्लस एनोड हम पहले से जानते थे, ये जानने की सब क्या जरूरत है। जरूरत है तुमसे क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट करेगा। तो ये मैं बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, उसके लिए तुम्हें ये सब लगाना ही पड़ेगा, बिना लगाए आंसर तुम नहीं ला सकते हो। तो पहले इसको लिख लो। तो अब समझ में आया कि ई नॉट सेल डायरेक्ट कैसे करते थे। हम पहले उसको इंटेंसिव को किससे बदल दिए थे, एक्सटेंसिव, और एक्सटेंसिव ऐड हो जाता है। अब ध्यान दो, अगर मैं इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर, तुम कई बार रिएक्शन बैलेंस करते समय तुम 2 से मल्टीप्लाई करते थे तब ये कैंसिल आउट करते थे, लेकिन उसका ई नोट तुम नहीं चेंज करते थे, जितना ई नोट था उतना ही था। 2 से उसको नहीं मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि वो इंटेंसिव होता है। उस रिएक्शन में तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू में मल्टीप्लाई नहीं जाएगा, क्योंकि इंटेंसिव, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सटेंसिव ऐड होता है, एडिसिव इन नेचर होता है, ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर
पहले हमने इंटेंसिव को बदला एक्सटेंसिव में। अब ध्यान देना, अगर मान लो यहां तुम डेल्टा जी निकाल रहे होते और यहां पर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, डेल्टा जी उसमें चेंज हो जाता। समझ में आया क्या? अगर बैलेंस करते समय कई बार मैं बोला रिएक्शन बैलेंस करो, तब लिखो यहां इलेक्ट्रॉन्स बचना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करते लेकिन इस सेल का वैल्यू चेंज नहीं करते थे। एक केस में नॉट सेल का वैल्यू चेंज होता है जब तुम इसको रिवर्स करोगे। क्यों? क्योंकि एसओपी वैल्यू क्या बन जाएगा? एसआरपी बन जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें अब ऐसा रिएक्शन दिया जाएगा, ऐसा रिएक्शन दिया जाएगा जहां यहां इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। अभी तक तुम ऐसे क्वेश्चन बना रहे थे जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं बच रहा था, और तुम्हें यहां इलेक्ट्रॉन्स का दर्शन दिया जाएगा, यहां दर्शन होगा इलेक्ट्रॉन का। अब तुम सोचोगे सर हम तो बैलेंस करके कैंसिल आउट कर देंगे। नहीं, तुमसे खास करके उसी रिएक्शन के लिए पूछेगा कि इसी के लिए बताओ। तुम्हें दूसरे रिएक्शन के लिए नहीं पूछेगा, पर्टिकुलर एक रिएक्शन दे देगा, बोलेगा इसी के लिए बताओ। उस दिन शायद एक एग्जाम जेई के क्वेश्चन हम कर रहे थे जिसमें आंसर सही नहीं आ रहा था, तो शायद इसी वाला क्वेश्चन, मैं ध्यान नहीं दिया था उस पर, उसमें इलेक्ट्रॉन शायद बचे और नहीं बचे, ध्यान नहीं दिया था मैं। तो कुछ क्वेश्चंस का फॉर्मेट ऐसे किया था, पहले इसको राइट डाउन करो फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। जहां फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, बचेगा मतलब हम नहीं बचाएंगे, वो देगा, और उसी रिएक्शन के लिए हमें लिखना पड़ेगा। क्योंकि कई कई दिमाग लगाते सर इलेक्ट्रॉन्स बचे कैसे, हम तो बैलेंस करके कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन वो देगा कि इसी रिएक्शन के लिए तुम निकालो। ये सब लेवल 3 वगैरह में क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। तो पहले इसको राइट डाउन करो फिर मैं क्वेश्चन देता हूं। अच्छा, जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेगा, यहां अगर इलेक्ट्रॉन्स फाइनल रिएक्शन में दर्शन नहीं दिया तो तुम तो डायरेक्ट करो कैथोड प्लस एनोड चाहे कैथोड माइनस एनोड, वो वैल्यू देख के करो किसका एसआरपी है किसका एसओपी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये फॉर्मेट हमारा क्या आ गया, कैथोड प्लस एनोड वाला वही फॉर्मूला आ गया। तो एक्चुअली ये कैथोड प्लस एनोड नहीं होता, एक्चुअली ये होता है, लेकिन डायरेक्ट तुम्हें बता दिया जाता है कि कैथोड प्लस एनोड लिखो। लेकिन जैसे लेवल 3 के क्वेश्चन बनाओगे और उसमें क्वेश्चन में तुम्हें एक ऐसा रिएक्शन के लिए पूछ लेगा जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है, तो वहां फंस जाओगे, फिर वहां कैथोड प्लस एनोड नहीं लगा पाओगे। जैसा अभी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तो उसको इसी फॉर्मेट से बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए बोल दिया जाता कि सेल का वोल्टेज इंटेंसिव होते हुए भी ऐड किया जा रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐड नहीं करना था। तो नहीं कर रहे हैं हम, इनडायरेक्ट रूप से ऐसे बना रहे थे, लेकिन बार बार जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचता है तो कैथोड प्लस एनोड हो जाता है वो। समझ में आया इतना? अभी आगे क्वेश्चन दे रहा हूं। तो ई नॉट सेल इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हम डायरेक्टली दो सेल को ऐड नहीं कर पाएंगे सेल का वोल्टेज, लेकिन फिर भी हम ऐड कर लेते हैं। उसका रीजन ये है कि हम इनडायरेक्ट रूप से एक्सटेंसिव में बदल के तब हम लाते हैं, और वैसा आ जाता है कि कैथोड प्लस एनोड हो जाता है। तो फाइनली अगर तुम देखोगे कि अगर मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का तुम्हें दर्शन नहीं हुआ, यहां इलेक्ट्रॉन्स का दर्शन नहीं हुआ तुम्हें, ठीक है, तो अगर दर्शन नहीं हुआ तो तुम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला निकालोगे कि माइनस एन, यहां वाला एन, एन एफ ई नॉट सेल का इक्वल टू, अब इस दोनों का एडिशन होगा तो माइनस एन एफ ई कैथोड, ये मान लो कैथोड है, और यहां पर इसका वोल्टेज माइनस एन एफ ई एनोड। हमने क्या किया, इस रिएक्शन का डेल्टा जी, यानी ये हो गया G3 और ये G1 प्लस G2, हमने एक्चुअली में ये किया था, इसका G3 इस G1 और G2 के सम के बराबर होगा, बराबर होगा। हमने इसका वैल्यू पुट किया, ये आया
वैल्यू के बाद यहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बैलेंस है, यानी कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहां पर n का वैल्यू 2 लोगे, यहां 2 लोगे, इस रिएक्शन के लिए क्या लोगे, 2 लोगे, यानी n तो कैंसिल होने वाला है सब में, और माइनस भी कैंसिल होने वाला है, और f भी कैंसिल होने वाला है। तो क्या बच गया, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड प्लस क्या बच गया, ई नॉट एनोड। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट तुम्हें ये लिख के दिया जा रहा था। अब यहां पर प्लस आया है, वो तो देखना पड़ेगा ना, यहाँ एसआरपी और यहाँ एसओपी का वैल्यू। अगर यहाँ दोनों एसआरपी है तो माइनस लिखेंगे, तो रिवर्स करेंगे ना, वो तो अलग मैटर है। तो एक्चुअली ये किया जाता है, इसीलिए बोल दिया जाता है कि सेल का वोल्टेज ऐड कर दो, लेकिन इंटेंसिव हो के वो ऐड नहीं किया जाता है, वो डायरेक्टली नहीं किया गया, देखो इनडायरेक्ट रूप से किया गया है। समझ में आ गया, ये पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो। अब क्वेश्चंस तुमसे कैसे पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो मैंने इसलिए बताया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का दर्शन नहीं हो रहा है, तो पहले क्वेश्चन दे दूं मैं, तब तुमसे पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन लिखो, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन बना Fe+2, और Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका सेल का वोल्टेज ई नॉट, इसका दिया हुआ है x वोल्ट, और इसका दिया है ई नॉट y वोल्ट, ठीक है। अब हमसे पूछा है ई नॉट फॉर, मतलब वोल्टेज बताओ किसके लिए, Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Fe, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। अब तुमसे क्वेश्चन में घुमाया है, इसमें क्वेश्चन में घुमाया, इसके लिए बताना है, अपने मर्जी से दोनों को ऐड करके या बैलेंस करके नहीं बताना। जैसे कि पहले बता दो तुम्हें कि क्या क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस है, जो तुम पहले क्वेश्चन, ये सब लेवल 3 वगैरह में मिलेगा, यानी जब हाई लेवल अवस्था बनाओगे, लेवल बढ़ोगे, तो ये सब क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। तो ध्यान दो, पहले क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है कि ये क्वेश्चन उससे अलग है। देखो कैसे अलग है। अगर हमें ये, इसके बारे में भी छोड़ दो, मान लो हमें एक रिएक्शन दिया होता है Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये बना Fe+2, और एक रिएक्शन दिया गया है हमें Fe, और ये, चलो इसको 2 को इधर लाते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Fe+2, ये रिएक्शन दिया हुआ। अब इसके बारे में छोड़ दो, अगर तुम्हें इसको कैंसिल आउट करना है, तो मैं बोला कि इसको इलेक्ट्रॉन्स बचना नहीं चाहिए, तो तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये बनेगा 2Fe+3 प्लस Fe फॉर्म, यहां कितना Fe बन गया, 3Fe+2। यानी तुम जब ऐड किए थे तो तुम इस रिएक्शन का सेल का वोल्टेज निकाल रहे हो, लेकिन तुमसे पूछा इसके लिए, तो ऐसा थोड़े कि पूछेगा महाराष्ट्र का सीएम तो बताओगे दिल्ली का सीएम। पूछ रहा है इसके लिए वोल्टेज बताओ, इसके लिए नहीं पूछ रहा है कि तुम सर कैंसिल आउट कर देंगे बैलेंस करके, इसके लिए बता देंगे। इसके लिए बताने के लिए तुमसे कैथोड प्लस एनोड हो जाएगा, ये इसके लिए पूछेगा तो कैथोड प्लस एनोड हो जाएगा, जो वैल्यू दिया जाएगा वो हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ फाइनल में इलेक्ट्रॉन्स का दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन इसके रिएक्शन में फाइनल में इलेक्ट्रॉन्स का दर्शन हुआ है। इसको तुम डायरेक्ट कैथोड प्लस एनोड नहीं बना सकते हो। यहां अगर इलेक्ट्रॉन्स का दर्शन नहीं हुआ है तो तुम ई नॉट सेल कैसे लिख सकते हो, ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। वो देखना पड़ेगा कि एसआरपी का वैल्यू है कि एसओपी का वैल्यू, ये क्योंकि यहां का इलेक्ट्रॉन, यहां का इलेक्ट्रॉन, यहां के इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, कैंसिल आउट हुए हैं, इसीलिए फॉर्मूला बना है। तो फाइनल रिएक्शन में अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स का दर्शन नहीं हुआ है
तब तो तुम डायरेक्ट ऐड कर दो, लेकिन फाइनल रिएक्शन में पूछ लिया यहाँ पर और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दिखाया जा रहा है, और ऐसे क्वेश्चन में तुम डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन समझ में क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। अगर इसके लिए पूछा होता तो तुम डायरेक्ट ऐड करते, क्यों? क्योंकि यहाँ एन का वैल्यू, यहाँ एन का वैल्यू और इसके लिए एन का वैल्यू क्या है, सेम है, इसीलिए एन 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 क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। लेकिन यहां पर इसके लिए पूछा है तो यहाँ एन, यहाँ का एन, यहाँ का एन, यहाँ का एन कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ तुम्हें एन का अलग वैल्यू लेना पड़ेगा, यहाँ एन का वैल्यू अलग लेना पड़ेगा, यहाँ एन का वैल्यू अलग लेना पड़ेगा, इसीलिए एन ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। चलो एफ तो मान लो कैंसिल हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन एन कहां से कैंसिल करोगे? समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या डिफरेंस में आया? तो बनाओ इसको पहले, फिर इसके लिए भी फॉर्मूला एक देते हैं हम, डायरेक्ट भी बना पाओगे, मतलब उतना टूल तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसके लिए भी फॉर्मूला हम बना दे रहे हैं, क्या होगा ये रिएक्शन, पहले टारगेट रखो कि इस रिएक्शन को लाने के लिए तुम क्या करोगे। हमें इस रिएक्शन को लाना है क्योंकि इसी दोनों से लाना है, तो इस रिएक्शन को लाने के लिए क्या करोगे? क्या ये क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करके तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? आ जाएगा 3, इधर माइनस होगा ना। अच्छा रिवर्स करने के लिए बोल रहा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा। ये मान लो 1 है और ये 2 है, तो 1 में और 2 को रिवर्स करके ऐड करो। तो पहला टारगेट ये रखो कि ये रिएक्शन कैसे आएगा, ये रिएक्शन कैसे आएगा, बराबर। ये रिएक्शन लाने के लिए टारगेट रखो कि थर्ड इक्वेशन कैसे आएगा हमारे को। तो सेकेंड को रिवर्स करके और फर्स्ट में ऐड कर दो। तो फर्स्ट हमारा क्या है, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन और Fe+2, और ये क्या है, इसके लिए E0 का वैल्यू क्या है, x, और ये क्या है Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बना Fe। तो यहां E0 क्या है, -y। अब हम माइनस लिख दिए, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्स हो गया, तो SOP से SRP बन गया ना। ये इधर माइनस था, तो माइनस का मतलब रिडक्शन हुआ ना, नहीं ऑक्सीडेशन हुआ, तो SOP था, ये वैल्यू किसका था, SOP। अब रिवर्स करोगे तो वैल्यू SRP हो जाएगा। अब ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये बनेगा Fe, ये से इससे कैंसिल हो जाएगा ना, Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, क्या बना। अब इसके लिए तुमसे पूछा है, नहीं कि तुमसे कैंसिल आउट करने के लिए पूछा है। समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पर तुम 2 से मल्टीप्लाई करके और ऐड करके, उसके लिए नहीं पूछा, उसके लिए पूछा तो तुम डायरेक्ट कैथोड प्लस एनोड करते, और अभी तक वही करते आ रहे हो। लेकिन तुमसे पूछा है पर्टिकुलर इसके लिए, तो इस रिएक्शन को लाना पड़ेगा। अब तुम डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसका एन और इसका एन कैंसिल नहीं हो रहा है। तो तुम इसके लिए डेल्टा जी कैसे निकालोगे? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -n, एन का वैल्यू 1। अच्छा मैं ऐसे लिख दूं, एक फॉर्मूला पहले फॉर्मेट कर रहे हैं, -n1 Fe0, तो पहले इसको बना ही लो, x लिख लो, और इसके लिए लिख लो डेल्टा G02 -n2, हालांकि n2 का वैल्यू यहाँ 2 है, f और यहाँ वैल्यू है y, -y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले अभी वैल्यू मत पुट करो, लास्ट में कर देंगे, बाद में कर देंगे वैल्यू पुट। ये इसके लिए है, ये 1 1 मान लो, और इसके लिए हो जाएगा E डेल्टा G3, डेल्टा G3 क्या हो जाएगा, -n3 Fe3, इसका हमें निकालना है, यही E3 निकालना है। हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि इस दोनों को ऐड करने से ये आया है, तो डेल्टा G को हम ऐड कर सकते हैं। डेल्टा G3 क्या हो जाएगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G, क्या हो जाएगा ये
डेल्टा G1 कितना है, ये डेल्टा G3 कितना है, -N3F मतलब जिसका निकालना है, और G1 कितना है, -N1F और E1, और ये माइनस क्या हो जाएगा, N2F E1, माइनस से माइनस गया, F से F गया। अब हमें निकालना है क्या, E3, तो E3 का फॉर्मूला बताओ क्या आ जाएगा, N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइड बाई, यही फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। कब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जब यहां फाइनल रिएक्शन में तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स का दर्शन हो जाएगा तब। अगर दर्शन नहीं हो तो ये फॉर्मूला है, और दर्शन हो गया तो ये फॉर्मूला है, क्योंकि इस केस में n कैंसिल आउट। अगर सोचो N1 N2 और N3 सेम है, अब सोचो फिर से, N1 N2 और N3 सेम है, तो यहां वाला यहां वाला यहां वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर से क्या बन गया, E1 प्लस E2, यही फिर से बन गया। क्या समझ में आया, तो अब इसमें हमें वैल्यू पुट करने का रहेगा, पहले लिख लो फिर वैल्यू पुट करते हैं। लिख लेना, अगर फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का दर्शन होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और एक बार तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम उस रिएक्शन जो पूछा वो कैसे हम लाएं, क्योंकि ऐसा नहीं कि जब तुम रिएक्शन को रिवर्स करो वैल्यू डायरेक्ट तुम पुट करो, तो हो सकता है x से क्या बन जाए, -y बन जाए, y से -y बन जाए। एक बार उस रिएक्शन को जो पूछा उसके लिए तुम्हें टारगेट होना चाहिए, क्या ला रहे हो तुम। अच्छा एक चीज और तुम्हें मैं क्लियर बता दूं, यहां पर जो वैल्यू पुट करोगे, ये जो प्लस आया है, यहां पर तुम इस जो वैल्यू डायरेक्ट दिया वही वैल्यू पुट करो, तुम्हें अपने से एसआरपी और एसओपी के सर्च नहीं करना है, जो वैल्यू है वो डायरेक्ट पुट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन, कॉपर बना, सेल का वोल्टेज है, इस रिएक्शन का वोल्टेज है x, और कॉपर प्लस 2 बना, सेल का वोल्टेज है E नॉट बना, y दिया हुआ है, y वोल्ट, इस रिएक्शन के लिए पूछा है। हाँ, तो पढ़ते पढ़ते कभी कभी दिमाग लगता है कि ऐसा बनाना चाहिए। क्या तुम्हें यहाँ पर फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का दर्शन हो रहा है, नहीं, इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए लाने के लिए तुम डायरेक्ट ऐड करो, डायरेक्ट ऐड करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉपर प्लस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, और यही बचा, तो डायरेक्ट ऐड कर दो, कैथोड प्लस एनोड। अब ये किसका वैल्यू है, एसआरपी का, और ये तो डायरेक्ट ऐड कर दो, ये एसआरपी का वैल्यू है, देख रहे हो ना यहाँ पे, और ये एसओपी का वैल्यू है, तो कैथोड प्लस क्या होगा, एनोड होगा ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाते बनाते कभी कभी लगता नहीं कि ऐसा भी बनाना है, इसमें फाइनल में इलेक्ट्रॉन्स का दर्शन नहीं हो रहा, आंसर आएगा x + y, दैट्स एनफ। एक के आंसर आया, अभी क्या था, ये क्लियर हो गया ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स का दर्शन ही नहीं होता, डायरेक्ट ऐड करो, तरीके से भी निकाल सकते हो, देखो कैसे, यही फॉर्मूला लगा बन जाएगा, देखो कैसे बनेगा, यही फॉर्मूला लगा दो, एक्चुअल में फॉर्मूला है, तो E3 निकालना है इसका, N1 क्या लोगे 1, और E नॉट क्या लोगे x, प्लस N2 क्या लोगे 1, और E2 क्या लोगे y, और डिवाइड बाई यहां पर n का वैल्यू क्या लोगे, जो कैंसिल आउट हुआ है वही ना, क्योंकि यहां दर्शन नहीं हुआ है, तो कैंसिल आउट कितना हुआ है, E3 कितना आ गया, वही फॉर्मूला है। तो
तुम डायरेक्ट ऐड करो इनडायरेक्ट, तुम्हें लेकिन कहीं डायरेक्ट बोला नहीं जाता है बात, ये ऐसे निकाला जाता है। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव की वजह से सब ऐसे चीजें किया जाता है। निकाल लोगे ना, क्योंकि नीट में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं कि नीट के ऊपर के लेवल का है, नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो और घर से बना के लाना, फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट चीज पढ़ा रहा हूं, मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट नंबर। क्वेश्चन है हाफ BR2 होम BR-, इसका जो ई नॉट दे रखा है x वोल्ट है, और ये BRO3-, इसका ई नॉट जो है y वोल्ट है। तो पूछा है कि यहां से यहां जाते समय उसका ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट का वैल्यू क्या होगा। तो अब इस रिएक्शन को अलग से लिखो, फिर इस रिएक्शन को अलग से लिखो, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का कितना लेन देन हुआ है और तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि कितना लेन देन हुआ है। तो तुम दो सेपरेट रिएक्शन लिखो, ये लिखो अलग, ये लिखो अलग, फिर तीसरा रिएक्शन ये अलग लिखो, फिर इसमें लगाओ ये वाला फॉर्मूला। घर से बना के लाना, कल बताना मेरे को आंसर क्या है। राइट हैंड करो जल्दी से। आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी ये नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ लो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं है तो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आयनिक मोबिलिटी ये बन जाएगा ना, सेपरेट सेपरेट तुम 3 रिएक्शन लिखोगे और कितना लॉस इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के तब मालूम चलेगा। हाफ Br2 से कहां गया, ये कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ है, 1। यहां से यहां जाओगे तो यहाँ -1 है, यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन 5 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। समझ में आया क्या। ये सब तुम लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख, कल बताना मेरे को आंसर, क्योंकि आसान आसान चीजें बहुत पढ़ा दिया। तो नेक्स्ट लिखो आयनिक मोबिलिटी, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर। आयनिक मोबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, लिख लो म्यू। आयनिक मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। अब मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी मतलब आयंस जो है सेल के अंदर उनका स्पीड कितना है, सेल के अंदर मोबाइल उनका स्पीड कितना है, सेल के अंदर कैथोड और एनोड जब भाग रहे हैं तो उसका स्पीड कितना है, वो मोबिलिटी होता है, ठीक है। तो आयनिक मोबिलिटी, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई आयंस पर सेकेंड, लिखो डिस्टेंस ट्रेवल बाई आयंस पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाई आयंस पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाई आयंस पर सेकेंड अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब वोल्टेज जब होगा तब तभी ना भागेंगे, अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई पर सेकेंड क्या बताता है, स्पीड बताता है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई पर सेकेंड, तो म्यू इक्वल टू लिख लो डिस्टेंस ट्रेवल बाई, डिस्टेंस ट्रेवल बाई पर सेकेंड बाई आयंस अंडर, यानी डिवाइड बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ठीक है। अब यहां पर नीट में है नहीं है, लेकिन इसका लॉजिक नीट में आया हुआ है। लॉजिक बोले तो हमने कई बार बोला है कि जिसका साइज ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तो उसका आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, कम। अब ये तुम्हें जानना है कि साइज कौन सा लेना है। जैसे अगर हम ले ले LiCl, NaCl और KCl, अगर हम बात करें तो लिथियम से बड़ा सोडियम है, सोडियम से बड़ा K+ है ना। लेकिन ये किस फेज में है, गैस फेज में। हमें एक्वस फेज में चाहिए। एक्वस फेज में किसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, एक्वस एक्वस। तो इसीलिए मोबिलिटी किसका ज्यादा होगा, हाँ, तो मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगा K+ का, Na+ का और लिथियम प्लस का। लेकिन ये अगर मान लो न्यूमेरिकल नहीं पूछा तो ये तो पूछ ही लेगा ना कि जिसका साइज जितना छोटा होगा उतना ही उसका आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगा। इसको लिख लो। तो आयनिक मोबिलिटी म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर सेकेंड अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी आयनिक स्पीड अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर। अब इसको हम जोड़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी से, मोलर कंडक्टिविटी से जोड़ते हैं। सोचो स्पीड जितना ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा, करंट ज्यादा फ्लो होगा ना। यानी मोलर कंडक्टिविटी या लेमडा, दोनों में से कोई लिख सकते हो। लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी मोलर कंडक्टिविटी, यानी जितना म्यू ज्यादा होगा, आयनिक मोबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो लेमडा लिखो या म्यू लिखो, तो यहां पर प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम फैराडे लेते हैं। फैराडे इक्वल टू लेमडा इक्वल टू फैराडे म्यू, ये होता है आयनिक मोबिलिटी का फॉर्मूला। मतलब लेमडा के टर्म में, यानी कंडक्टिविटी के टर्म में, यानी मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में। म्यू क्या है, आयनिक मोबिलिटी। एफ क्या है, फैराडे 96500। अब नेक्स्ट लिखना ट्रांसपोर्ट नंबर। आयनिक मोबिलिटी खत्म हो गया, यही था। एक तुम्हें लॉजिकल क्वेश्चन नीट में ऐसे पूछेगा, ये फॉर्मूले पे नहीं पूछेगा कुछ भी, लेकिन जानना कोई वो नहीं है क्योंकि नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा तो लॉजिकल पूछ सकता है, पूछा भी है। तो नेक्स्ट लिखना ट्रांसपोर्ट नंबर। अब नाम से भी क्लियर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट का नंबर, यानी आयंस और जो सेल के अंदर आयंस है केटाइन और एनायन, तो केटाइन भी चार्ज को कैरी करता है, एनायन भी चार्ज को कैरी करता है, दोनों अपना अपना करंट को कैरी करते हैं। तो उस सॉल्यूशन में कितना फ्रैक्शन केटाइन ने कितना चार्ज कैरी किया, कितना फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन के जैसा है, और कितना फ्रैक्शन चार्ज यानी करंट एनायन ने फ्लो किया, तो कितना फ्रैक्शन किया, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। तो लिखो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ current flow by cation. It is a fraction of current flow by cation is known as transport number of cation, is known as transport number of cation, is known as transport number of cation, and fraction of current flow by anion, fraction of current flow by anion, fraction of current flow by anion is known as transport number of anion,
इज नोन एज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट नंबर टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, टी प्लस टी माइनस केटाइन का। बताओ मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, तो इसका भी तो फ्रैक्शन ही है, तो केटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर का सम क्या होगा 1। तो लिख लो टी प्लस प्लस टी माइनस, ये टी ट्रांसपोर्ट नंबर है, एक केवल तुम्हें टर्मिनोलॉजी जानना है। और हम लिख सकते हैं टी प्लस, अब कितना करंट फ्लो करवाएगा, फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन निकालने के लिए हम आयनिक मोबिलिटी यूज करते हैं। तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटाइन प्लस आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटाइन प्लस आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इक्वल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन अपॉन टोटल मोल फ्रैक्शन। ऐसे निकालते हैं ना, ये लिख लो, दोनों का सम क्या होगा 1 होगा। अब इस टर्म में अगर ऐसे लिखते हो तो इसके जगह पे ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यहां लिखा है लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बदले क्या लिख सकते हैं, लेमडा प्लस अपॉन लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस, और ये लिख सकते हैं लेमडा माइनस अपॉन लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस। हो गया ट्रांसपोर्ट नंबर। तो तुम्हें बस टर्मिनोलॉजी बता दिया, इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, जेई में भी नहीं पढ़ना इससे ज्यादा, इतना ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये संपूर्ण चीजें पढ़ा रहा हूं जिसपे लेवल बढ़ के आएगा। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है लेवल 1 लेवल 2 के लिए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब इसमें केवल लॉजिक है, ग्राफ बनाना है, लॉजिक है। सबसे पहले हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन, टाइट्रेट कर रहे हैं। हमने यहां पर बीकर में एसिड ले लिया, HCl ले लिया, और यहां ब्यूरेट से हम मिला रहे हैं क्या NaOH, जिसका हमें मोलर कंसंट्रेशन मालूम है। ठीक है, ये अब एक चीज इसको बताने के पहले मैं तुमसे बता दे रहा हूं कि अगर कहीं पर भी पूछेगा कि कौन सा ऐसे आयंस है जो सबसे ज्यादा करंट को फ्लो करवाता है, मतलब आयंस में, अब अभी तुम देखे थे केटाइन और एनायन में K प्लस Li प्लस और ये पोटेशियम प्लस सोडियम प्लस लिथियम प्लस में तुम कंपेयर किए थे। लेकिन हाइड्रोजन ऐसा है जिसका कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होता है। सबसे हाईएस्ट बोले तो केटाइन और एनायन सब में मिला के टोटली आयंस में। और अगर केटाइन में तो हो ही गया, अगर एनायन में बात करें तो एनायन होता है हाईएस्ट OH का, लेकिन ये होता है कंप्लीट आयंस में, केटाइंस और एनायंस सबको मिला के होता है, यानी पूरे आयंस में बात कर लो तो H+। अगर केवल एनायन में बात करना है तो केवल एनायन में अगर पर्टिकुलर बात करना है तो उससे OH होता है, यानी OH से ज्यादा करंट कोई भी फ्लो नहीं करवाता है। ठीक है, अब आते हैं, हमें यहां पर एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ में हमें y एक्सिस पे होगा लेमडा यानी मोलर कंडक्टिविटी, और x एक्सिस पे होगा वॉल्यूम ऑफ NaOH, मोलर कंडक्टिविटी। अब सोचो इसमें से तुम NaOH अभी डालना स्टार्ट किए हो तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा H+ होगा। तो इनिशियली में जब तुम वॉल्यूम NaOH का 0 है तो उस केस में मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है H+, और H+ का कंडक्टिविटी क्या होता है बहुत ज्यादा, तो उस केस में हाईएस्ट हम यहां एक पॉइंट इंडिकेट करती है। अभी हम NaOH मिलाना स्टार्ट किए। अब सोचो कि NaOH मिलाना स्टार्ट किए तुम तो H+ बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? अब H+ का घटना स्टार्ट हो गया,
डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो बताओ मोलर कंडक्टिविटी घटेगा कि बढ़ेगा? तो जब H प्लस घटेगा तो वो कैसे बढ़ जाएगा? क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है? टाइट्रेशन H प्लस की अमाउंट क्या होगा? घटेगा। तो H प्लस क्या होता है? सबसे हाईएस्ट होता है, लेकिन H प्लस कंज्यूम होने लग गया। तो H प्लस कंज्यूम होने लग गया, तो जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा था वो क्या होने लग गया? डिक्रीज। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? कम होगा। कम होते 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 गया, कम होता गया। तुम NaOH मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, एक समय ऐसा आएगा कि H प्लस के बराबर क्या हो जाएगा? OH, और उस केस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, यानी यहां न्यूट्रलाइज हो गया, यानी H प्लस उस कंटेनर में से पूरी तरह से समाप्त हो गया। यानी उस समय H प्लस और OH क्या होगा? बराबर। यानी घटते घटते ही आ गया, इस पॉइंट पे घट गया पूरा, इस पे H प्लस और OH क्या हो गया है? बराबर। अब तुम अगला ड्रॉप अगर NaOH के डालोगे तो उस सॉल्यूशन में तुम्हें क्या मिलेगा? अब यहां से कंडक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट होगा, घटना स्टार्ट होगा? बढ़ना। लेकिन जो बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, तो जब बढ़ना स्टार्ट होगा तो इसी रेट से बढ़ेगा या इससे कम रेट से, इससे ज्यादा रेट से? कम रेट से, क्योंकि इसका बढ़ने का स्पीड क्या होता है? तो इसका स्लोप कुछ ऐसे, यही ग्राफ तुमसे पूछा जाएगा। अभी और भी ग्राफ है तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये ग्राफ समझ में आया, लेकिन इसका स्लोप कुछ ज्यादा रहेगा, इसका स्लोप कुछ कम रहेगा। क्या समझ में आया? समझ में आ गया? 4 केसेज है। पहले H प्लस है, H प्लस है तो ये केस नंबर 1, NaOH मिलाने लग गए, H प्लस क्या होने लग गया? कम होने लग गया। केस नंबर 2, एक समय ऐसा आएगा कि H प्लस OH बराबर हो जाएगा, उस समय इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, यानी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब अगला ड्रॉप जब डालोगे OH बढ़ने लगेगा, OH बढ़ेगा तो इसका भी OH के बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ता है, लेकिन इस रेट से, जिस रेट से घटा है उस रेट से नहीं बढ़ेगा वो, क्योंकि H प्लस कम होने से मतलब उसका घटने का स्पीड ज्यादा है, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट होता है। ये जंप कर करके ये चीजें हम अब प्रूव नहीं कर सकते, साइंटिस्ट का प्रूव करके दिया हुआ है सर H प्लस का सबसे हाईएस्ट कैसे होता है, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो ये हमने कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में हमने एक ग्राफ बनाया, आगे भी ग्राफ बनाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में बताएं, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट नंबर हो गया। अब बच गया थ्योरेटिकल पार्ट, जो थ्योरेटिकल पार्ट बचा हुआ था वो लिख के लाना, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, और आते भी है तो क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि बैटरी वगैरह, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ, एनोड पे क्या हुआ, ड्राई सेल क्या है, ये सब क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन ये तुम्हें बताया। ओके, थैंक्स टू ऑल। समझ में आया ना? नहीं आया तो वीडियो एक बार फिर से